चलिए अब हम आरंभ करते हैं। प्रश्न कुंडली में सबसे ज्यादा जो प्रश्न अक्सर ज्योतिषी के पास आता है, वो सबसे ज्यादा मेरा अनुभव कहता है कि रोग से, बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड आता है। मेरे पास तो खासकर जब उनका पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है या कोई बुरी दुर्घटना व्यक्ति के साथ घट जाती है, तो लोग ऐसे में भागे हुए आते हैं और प्रश्न लगवाते हैं कि हमारा रोगी बचेगा या नहीं बचेगा, या ठीक हो जाएगा तो कब तक ठीक हो जाएगा, बाधा है तो इस बाधा का निवारण क्या है। ऐसे में मैं आप लोगों से कहूंगा, प्रश्न कुंडली आपका बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त कर। प्रश्न जरूर लगाएं। प्रश्न लगाने से आपको रोग, रोग की सीवियरिटी और रोग के बाद क्या होगा, रिकवरी कब तक होने के चांसेस बनते हैं, ये सभी बातें हम इसके माध्यम से बता सकते हैं। अब हमें समझना होगा सर्वप्रथम कि रोग होते ही क्यों। हमारे जीवन में रोग, एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस, अंगहीनता, दुर्बलता जैसी समस्याएं क्यों आती? वो आती हैं पूर्व जन्म के दोषों की वजह से। पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में, शरीर में व्याधियां जन्म लेती। आपको बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, और मेरा ये मानना है हर आदमी अपने हिसाब से बेस्ट खाना खाने के में रहता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी सेफ्टी भी करके चलता है। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने हैं कि वो प्राणायाम, मेडिटेशन, सब चीजों को भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग जो है बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो क्या उसके पीछे रीजन है? तो आप एक कुंडली, ब्लैंक कुंडली बनाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोग की कुंडली को किस प्रकार से देखा जाता है। जो पहला भाव है वो वैद्य का है, यानी कि जो भी अक्सर रोगी तो नहीं आता, मेरा अनुभव ये भी कहता है अक्सर रोगी नहीं आते, उनके परिवार वाले आते। बहुत कम चांस होता है कि रोगी ने आया और उसने कहा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे चांस कम होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में व्यक्ति जब तक बिल्कुल ठिकाने लगने की पोजीशन में ना आ जाए, कोई उसकी परवाह करता नहीं, ना वो खुद भी परवाह नहीं करता, उसकी भी कोई परवाह नहीं। तो इसलिए ऐसे समय में आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट भाव जो है कुंडली का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि जो व्यक्ति इलाज करा रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है या उसका किसी हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। मान लीजिए कि किसी के को कैंसर की प्रॉब्लम आ गई, उसे फर्स्ट टाइम पता चला, वो व्यक्ति स्वयं या उसके परिवार वाले व्यक्ति आए और उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी समस्या हो गई। तो एक ज्योतिषी को कैसे देखना है उसकी कुंडली में? तो जो प्रश्न कुंडली बनेगी, उस प्रश्न कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट भाव, डॉक्टर की काबिलियत को दिखाता है। जहां जो भी डॉक्टर या वैद्य उस व्यक्ति का जो इलाज कर रहा है, वो सक्षम है या नहीं है।
कई बार क्या होता है, बदकिस्मती ऐसी भी होती है, व्यक्ति गलत डॉक्टर के हाथ में लगता है, या देव बाधा इतनी गहरी होती है कि वो गलत दवाई दे बैठता है, या वो जाने अनजाने में डॉक्टर गलतियां कर रहा होता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब कहते हैं ना बदकिस्मती हो, तो इंसान ऊंट पर बैठ करके चलता है तो भी कुत्ता काट लेता है। तो इन चीजों का कोई भरोसा नहीं है। तो फर्स्ट हाउस में हम डॉक्टर को बिठा दीजिए। देखो बड़ा आसान तरीका बताऊंगा ये सब देखने के लिए, इससे ज्यादा आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और चौथे भाव में आप औषधि को रख दीजिए, दवा को रख दीजिए, दवाइयां। वैसे तो फोर्थ हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है कि ये हॉस्पिटल उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हॉस्पिटल से भी ज्यादा जरूरी है दवा। जो दवा पेशेंट को दी जा रही है, वो दवा उसके लिए सही जा रही है, नहीं सही जा रही है। फोर्थ हाउस एक ध्यान रखना, ये हीलर हाउस भी है। हीलिंग देने की कैपेसिटी इसी में है, फोर्थ हाउस में। जो भी जांच होती है वो भी फोर्थ हाउस के अंडर में आती है। जैसे मान लो एलोपैथिक इलाज कर रहे हो, तो डॉक्टर आपको टेस्ट बोलेगा कि ये फला फला टेस्ट कराओ, तो कई बार रिपोर्ट ही उलट पुलट हो जाती है, वही गलत आ जाती है। ये लेबोरेटरी वाले भी बदमाशियां कर जाते हैं कई बार। कोई लैब टेस्ट कराने पहुंचे तो वो सबसे पहले ही पूछ लेता है, कोई कहे जी मेरा डायबिटिक टेस्ट करना है, तो अच्छा आपको शुगर की प्रॉब्लम है। अगर आपने बंदा अपना इंडियन आदमी सीधे मन के अपना बोल देते हैं, हाँ हाँ यार 150 से 200 के बीच में रहती है, बस उसको समझ में आ गया कितनी रखनी है। तो सेवंथ हाउस जो है, उसमें आपने रोग की सीवियरिटी देखनी है कि रोग कितना सीवियर है, ये गंभीर तो नहीं है, इसके परिणाम गंभीर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये व्यक्ति बहुत गंभीर स्थितियों में पहुंच जाए कि मृत्यु शैया पर पहुंच जाए, कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो जाए, कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सेवंथ हाउस से आपको पता लगेगा। और दसम भाव में रोगी बैठा हो। अब आपने कैसे याद रखना है इसको, बड़ा आसान है याद रखना। फर्स्ट हाउस में डॉक्टर साहब को बिठा दो, चौथे में दवा को रख दो, सातवें में रोग को रख दो, और 10वें में रोगी को रख दो। याद करने का बहुत अच्छा फार्मूला आपको बता दिया। वैसे ज्योतिष में छठा भाव रोग का है, पर आपने सिर्फ ये 4 ही चीज लिखनी है। बाकी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सब आपको मालूम है, आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। छठा भाव रोग का है। अष्टम भाव जो होता है, अचानक से होने वाले रोग, दीर्घकालिक रोग, असाध्य रोग। असाध्य रोग कहते हैं जो ठीक ही ना हो उसके। अंगहीनता, अब किसी बंदे का हाथ ही कट गया बेचारे का, तो सदा के लिए ही हो गया ये मामला, तो गड़बड़, सदा सदा के लिए मामला गड़बड़ हो गया। ये सब अष्टम भाव के परिणाम। तो इसको देखने का तरीका महाराज श्री कह रहे हैं दोबारा बताएं। महाराज जी सिंपल है। फर्स्ट हाउस में आप डॉक्टर को लिखें, यानी वैद्य को लिखें। चतुर्थ भाव में आप मेडिसिन यानी दवा को लिखें। सप्तम भाव रोगी का है, सॉरी रोग का है, सप्तम भाव में रोग है, और दसम भाव में रोगी। हाँ जी। तो इस तरह से आप ये चार्ट आपने बना लिया है। अब सामने कोई भी व्यक्ति आता है, इसकी आपने थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रश्न सबसे ज्यादा प्रश्न में पूछे जाएंगे। पहला है बीमारी का, रोग का। दूसरा है ब्याह शादी का।
और तीसरा प्रश्न है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी सब प्रश्न उसके बाद आते हैं। सबसे बाकी अलग अलग किस्मत है भाई, आपके पास किस तरह का पेशेंट वो आता है, क्लाइंट आता है, क्या परेशानी लेकर के आता है, हर एक के पास अलग अलग। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अनुभव अलग हो सकता है। इसलिए मैंने पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर आज यही लिया है। या अब ऐसे हम हर बार एक चैप्टर लिया करेंगे जिससे आपको इन टेक्निक का पता चले। तो किसी के घर पर कोई रोगी, कोई परेशान इस समय हो, जो हॉस्पिटल में हो है, तो वो बताए। 9:24 है। अगर किसी के जान पहचान का, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, नहीं तो और कोई नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। 9:24 की कुंडली बना ली। सर पूछना मैं मैं खुद ही सर, हूँ गुरु जी। नमस्ते, प्रसाद हूँ सर। तो आप मैं अभी बता हॉस्पिटल में हूँ, अभी सर बताइए, यही डिसीज का से मैं कोविड से पॉजिटिव होके 5 दिन से आज मैं छठे दिन इधर आ गया, क्योंकि ज्यादा बढ़ रहा है, अभी फीवर ज्यादा बढ़ रही है, तो नहीं, इसमें आप तो प्रसाद जी रिकवरी मोड में आ गए ना। अभी तो आपको छुट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन से छुट्टी हो रही है। नहीं नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन का 12वां भाव है, यानी आपको तो राहत मिल गई है। हम वो केस देखना चाहते हैं जिसमें एक डॉक्टर की भी हमें पता लग जाए, मेडिसिन का भी पता लग जाए, रोग का भी पता चल जाए और रोगी का भी पता लग जाए, है ना। चलिए आप एक वैसे ही कुंडली बनाइए, इस समय की कुंडली बनाइए। हम कोशिश करते हैं जो आप देंगे। 21-25 का टाइम। देखिए मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या बना करके देते हो आप। अपना ध्यान रखिएगा। दिल्ली का लीजिएगा, टाइम पीरियड है ना, प्लेस दिल्ली का रखिएगा, ये हाँ, गुड़गांव का रखिएगा। दिल्ली या गुड़गांव दोनों एक ही है ना। मीन लगन कुंडली बनी। सर एक, हाँ ये ठीक। मीन लगन है। यस सर। सर अच्छा, टाइमिंग क्या लिया आपने? यस सर। 21:14 56 21 बजे 14 मिनट। इस ये समय तो मैंने प्रश्न अभी किया ना। 11 तारीख 9:24। 24 मिनट, हाँ 24 क्या सर ने 9:24 की बोली थी। 24, हाँ 24। तो माने मीन ही लगन आएगा। अब मुझे हाँ ग्रहों सर, की मीन लगन। तीसरा में राहु है गुरु जी। ग्रहों की सिचुएशन मुझे बता दीजिए। तीसरा में राहु है। एक जना बोलिए, एक जना। हाँ प्रदीप जी आप बताइए। थर्ड में राहु, थर्ड में राहु है, फिफ्थ में सूर्य, फिफ्थ में सूर्य है, छठे में मंगल और बुध, छठे में मंगल और बुध, सातवें में शुक्र और मून चंद्रमा, सातवें में चंद्रमा और शुक्र और चंद्र। 11वें में शनि, 11वें भाव में शनि है, और 12वें में और 12वें में बृहस्पति। बृहस्पति वक्री है। शनि वक्री भी। तो सूर्य शनि भी है। शनि भी वक्री है और जुपिटर भी वक्री है। हाँ, और बुध अस्त है। वो 10 है। जी। हाँ जी सर। यस सर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न किसी के द्वारा नहीं पूछा गया है, फिर भी हम मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय में प्रश्न कुंडली लगवाता है तो क्या स्थिति बन करके आती है। ये बाकी लोग जिन्होंने नोट नहीं किया फोटो खींच लीजिए। फर्स्ट हाउस, मान लीजिए इस समय कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, उसका पेशेंट हॉस्पिटल में, तो ऐसे में हम क्या कहें। बड़े शांत भाव से सोचिए। पहले जो जो सूत्र आपको प्रश्न में समझाए गए हैं
वो चीजें आप ध्यान में लेके आए। जब भी आप प्रश्ना की क्लास में आए, जो मुख्य मुख्य सूत्र मैंने लिखवाए हैं पिछली क्लास की वीडियो से रिकॉर्डिंग करके जो दोबारा सुने और मेन जो सूत्र लिखवाए हैं उनको याद करें। मैं बहुत बहुत आसान सूत्रों से आपको ये प्रश्न चार्ट करवा रहा हूं। उनको सामने रखेंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। फिर हर क्लास में जो नया ट्विस्ट आएगा तो वो चीज आप संभाल पाएंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ज्योतिष में पहले भाव से कभी भी हम डॉक्टर वगैरह नहीं देखते। पहला भाव व्यक्ति का खुद का है। चौथे भाव से हीलिंग इफेक्ट जरूर देखते हैं, पर सप्तम से रोग नहीं देखते। हम छठे से रोग देखते हैं, 10वें से रोगी नहीं देखते। तो यहाँ पे चीजें बदल रही। ऐसे प्रश्न में हर प्रश्न के अनुसार कुछ टेक्निक्स बदलती हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मेरा बताने का तरीका आसान है, पर सभी पुस्तकों में चीज ये ऐसे ही रिलेट करके दी गई। अब इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। हाँ प्रताप जी बताएं। लग्न। जी सर, फर्स्ट हाउस हमको लगता है कि ये बता रहा है, आपने जो बताया कि गुरु और शुक्र का अगर लगन हो तो कार्य साधना में परेशानी होती है, उसके लिए मेहनत करना होता है। नंबर एक चीज, पहली बात ये पता चली। दूसरी चीज कि जो डॉक्टर को जो भाव बता रहा है, पहला भाव, उसका मालिक रेट्रो है। मतलब एक तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं मिला होगा, और हो सकता है कि डॉक्टर मेहनत कर रहा हो, उसको समय लग रहा हो, और कहीं ना कहीं उसको इलाज करने में कुछ परेशानी आई। 12वें में गया, सबसे बड़ी चीज। लग्नेश 12वें में। लग्नेश में बलाबल नहीं है। डॉक्टर के अंदर एफिशिएंसी नहीं है, और एफिशिएंसी आने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड या तो डिले करता है, परेशान करता है, या डिनाइल मोड पे ले जाता है चीजों को। यानी कि जो वैद्य से इलाज हो रहा है, यानी कि जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है, तो सब अब सामने वाले को क्या आपने सलाह देनी है? नंबर 1, चेंज योर डॉक्टर। वो आपसे सलाह लेने आया है कि उसको क्या क्या तब्दीलियां करनी है प्रश्न के हिसाब से। पहला स्टेप उसे बोलिएगा चेंज योर डॉक्टर। पहले तो डॉक्टर चेंज करिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, और जिसके पास सेकंड ओपिनियन आप लेने जा रहे हो उसके द्वारा ही इलाज कराएं। प्रेजेंट में जो भी डॉक्टर है वो डॉक्टर चेंज कर दीजिए। ये डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि गांव में, देहात में या छोटी कॉलोनियों में एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज चला। अक्सर एमबीबीएस डॉक्टर इलाज हो पाए या ना हो पाए, अक्सर पेशेंट को अपने लालच में फंसाए रखता है कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा, और वो किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। ये एक बड़ा रीजन हो जाता है। या कभी कभी आयुर्वेद या होम्योपैथ के डॉक्टर भी कह देते हैं इसका इलाज तो हम कर देंगे, आप किसी चक्कर में मत पड़ो, और वो कर नहीं पाते हैं, परंतु दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा आपने बताना है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर डॉक्टर। अभी वो प्रश्न ये भी पूछ सकता है ना आगे चल करके, होम्योपैथ आयुर्वेद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब भी हम चर्चा करेंगे। अब ये जो प्रश्न जो दिखा रहा है, क्या औषधि जो दी जा रही है, जो मेडिसिन दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, क्या सही दी जा रही है? अब हमने ये देखा नहीं है सर, नहीं है। बहुत छठे भाव में बुध बैठा है, अस्त भी है, और वो भी अस्त हो गया है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो मेडिसिन दी जा रही है वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, और ये तो लिंक वाली बात है।
अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है तो मेडिसिन भी अच्छी कैसे होंगी? सिंपल सी बात है। और मेडिसिन अच्छी है तो भाई डॉक्टर कैसा भी हो इलाज तो होगा ही होगा। मान लीजिए किसी बीमारी को मैनेज करने के लिए जो दवाई प्रॉपर रूप से चाहिए और दवाई बिल्कुल सही दे दी डॉक्टर ने, अब वो पढ़ा लिखा है या नहीं लिखा, औषधि अपना काम कर रही है, बंदा तो ठीक होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज इंटरलिंक्ड आएगी आपको। अक्सर प्रश्न के अंदर अगर वैद्य गड़बड़ मिला तो दवाई उसकी गड़बड़ मिलेगी ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो गड़बड़ी इसीलिए है जिस तरीके से वो बीमारी को मैनेज कर रहा है वो उसका तरीका ठीक नहीं है। अब हम सप्तम भाव पे चलते हैं। एक मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि मामला क्या है, फिर हम और भी डिटेल में करेंगे। अब आप देखिए मीन लगन है, मीन लगन में सप्तम भाव क्या है? बुध है और रोग बुध वही अस्त है। बट सर चंद्र और शुक्र भी बैठे हुए हैं। चंद्र शुक्र है सप्तम भाव में सब। नहीं, अभी आपने मेरे सामने कुंडली नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी तो बुध है ना? नहीं नहीं, जी हाँ। हाँ बुध है। तो बुध अभी आप लोग बोले कि अस्त है। जी हाँ। जब बुध अस्त हो गया मामला खत्म। तो सर जैसे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं चंद्रमा और शुक्र यहाँ पर, उनका भी कुछ देखना होगा। शुक्र चंद्रमा को क्या करेंगे यहाँ पर, आप पहले देखिए। शुक्र यहाँ पर नीच का है। जी हाँ, और अकारक भी है। जब कारक पूरक नहीं होते, प्रश्ना में कारक नहीं होते, ये ध्यान रखिए। यहाँ कारेश होता है, ये प्रश्ना में ध्यान रखिएगा। हमारी जबान पर कारक है इसलिए हम बोल जाते हैं, पर प्रश्ना की जब प्रैक्टिस करें तो कारेश बोलने, कारक नहीं। चंद्रमा की देख स्थिति रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि भाई रोग कितना सीवियर है। अभी तक हमने कहा भी डॉक्टर ठीक नहीं है, मेडिसिन जो दी जा रही है वो ठीक नहीं है। अब ये रोग कितना सीवियर है। तो बुध कौन से हाउस में बैठा है? सिक्स्थ हाउस में। अपने से लॉस हाउस में बैठा है कि नहीं बैठा है? अपने से लॉस में बैठा है। इट्स मीन यहाँ पर जल्दी करना चाहिए। एक्शन कब लेना चाहिए? तुरंत एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर भी चेंज करो। फोर्थ हाउस हॉस्पिटल का है, अगर बंदा हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल चेंज करो, मेडिसिन चेंज करो, क्योंकि रोग बहुत सीवियर है। सप्तम भाव में नीच राशि का शुक्र बैठा है। नीच राशि का शुक्र क्या सीवियरिटी दे रहा है? शुक्र से संबंधित रोग होने के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखता है। किडनी फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, प्रोस्टेट, की प्रॉब्लम, यूरिनरी इंफेक्शंस, ये मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे, पर बीमारी को पकड़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बीमारी कहां से कैसे दिखती है। अभी हम इन्हीं बातों पे फोकस कर रहे हैं कि बीमारी सीवियर है। अब हमने देखना है कि रोगी की क्या हालत है। यहाँ पर वास्तव में हम देखते हैं दशम भाव में दो चीजें, रोगी की इच्छा शक्ति कि वो जीने में कितना बिलीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सहयोग करेगा कि नहीं करेगा इन सब चीजों में। क्योंकि हमने ये निकल के आया कि बीमारी बहुत सीवियर है, और अक्सर सीवियर बीमारी में कभी कभी रोगी साथ देना बंद कर देता है। वो कहता है यार बस अब तो चलना हो गया, चलेंगे, अब इन चक्रों में मत पड़ो, अपने परिवार का खर्चा मत करो। दूसरा उसके कार्मिक सिचुएशन, उसके कर्म। अब इसमें कर्म क्या होते हैं? समय पे दवाई ना लेना, लोगों की सलाह ना मानना, परहेज ना करना। फिर डॉक्टर ने कहा है भाई ये चीज नहीं खानी, तो कई लोगों का दिमाग फिर जाता है, वो कहते हैं भाई खा खा के
दिमाग घूम गया, इससे बेटर मर जाए। परहेज नहीं करते वो लोग, समय पे दवाई नहीं खाते, और बहुत ज्यादा उनका इंक्लिनेशन जीने की तरफ नहीं होता। ये कौन बताएगा? 10th हाउस बताएगा। अब 10th भाव का स्वामी कौन? बृहस्पति। बृहस्पति। और बृहस्पति गया 12वें भाव में, और ऊपर से यानी रोगी भी नहीं चाह रहा, रोगी भी चाह रहा है चलता रहे मामला, फटाफट ठीक होना वो भी नहीं चाह रहा। एक मानसिक रोग भी होता है कि जब रोगी को रोग से प्यार हो जाता है, मोहब्बत। और ये लोग बहुत मिलेंगे ऐसे जिनको दवाओं के साथ मोहब्बत है, बीमारियों के साथ मोहब्बत है। अगर उन्हें दवाई नहीं दिखाई देंगी ना तो उनको लगेगा आज रात कैसे कटेगी, भाई रात को ही ना हार्ट अटैक आ। और ये आज का प्रश्न नहीं है, तो इस विषय पे कभी और चर्चा करेंगे। ये योग भी होते हैं। अब हमने टोटल कुल मिलाकर के जमा घटा करके देखा कि मामला बहुत ही गंभीर है। ना डॉक्टर अच्छा, ना दवाई अच्छी, और बीमारी गंभीर है, और बंदा साथ नहीं दे रहा है। तो अब हमें ऐसे में ये समझना है इसके पीछे का रीजन क्या है। ये प्रश्न ऐसे समय में लगा जिसमें हर चीज गड़बड़ आ गई। इसका मतलब कोई डिवाइन पावर काम कर, कोई डिवाइन पावर काम कर रही है। और ध्यान से सूत्र लिखेगा रोग के मामले में। वैसे जिन लोगों ने आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी नुस्खे पढ़ी है वो सब जानते हैं उस, जिन लोगों ने आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है वहां पर मैंने स्पष्ट रूप से कहा है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमारे जीवन में कितने ही मनी के लिए अच्छे क्यों ना हो, पर रोगों के लिए बहुत बुरे हो। तो ये प्रश्न में भी यही सूत्र चलाना है। अब मैं आपको नई टेक्निक एक और बताता हूं। कभी भी इस टाइप की कुछ कुंडली आ जाए या बीमारी ठीक ना होने पर आए तो आपने देखना है 3रा भाव, 6ठा भाव और 12वां भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ। ध्यान से सुना करो, जो है 3रा भाव, 6ठा भाव और 12वें भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा। ये मत पूछना पाप ग्रह कौन से होते हैं, दिल को झटका लगेगा। हैं राहु मंगल शनि, फिर भी बता देता हूँ, राहु मंगल शनि 3 ग्रह पाप ग्रह होते हैं। और अगर ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो भी पापक हो जाता है रोग के मामले में। अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे 3 में, 6 में और 12 में तो समझो ये देव बाधा है। मीना जी फिर आपने ओपन कर लिया, प्लीज सभी को मौका मिलेगा पूछने का, आप चिंता ना करो। पर अभी जो है मामला जो है वैसा शांति प्रिय तरीके से रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देव बाधा है। देव बाधा का मतलब कि देवता ही नहीं चाहते आपके, कोई ना कोई देवता की ऐसी बाधा लगी हुई है कि वहां से कृपा नहीं आ रही कि आप ठीक, कि डॉक्टर ठीक नहीं मिल रहा, आपको दवा ठीक नहीं मिल रही है, बीमारी डेंजरस है और आप खुद ठीक नहीं होना चाहते। इसका सीधा सीधा मतलब है अगर कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो हमेशा ये जरूर चेक कर लेना कि 3रे, 6ठे, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं फंस गया, कि मामला ज्यादा ही उलट पुलट आ रहा है। तो आपने इलाज करना है उसी का। स्वामी जी ये भाग्यहीनता नहीं, ये देव कृपा की रुकावट है। अब आप लोग चेक करें कि जो है ये पाप ग्रह जिस भाव में बैठा है वहां राशि कौन सी है। जैसे आपने इसके अंदर जो आ रहा है, आपने देखा 12, 1, 2 वृष राशि आ रही है जहाँ राहु बैठा। आप लोगों ने देख लिया राहु बैठा है यहाँ पर। सर केतु, केतु बैठा है। सॉरी सर, वृश्चिक है, सॉरी सर। राहु बैठा है।
हाँ जी सर सर। स्वाति राहु जी सर। जल्दबाजी मत करा करो। कैमरा ऑफ कर लिया स्वाति जी ने। वो सर बोले वो वृष और वृश्चिक का मेरे को थोड़ा सा समझ गई ना सर। ना ना, लंबी लंबी श्वास लिया करो, 5 मिनट लंबी लंबी खींच करके। मुझे अब इतने समय के बाद समझ में आया कि महिलाएं ज्यादा जल्दी करती हैं। मैं तो सोचता था आदमियों में पेशेंस नहीं है। स्वाति जी नाराज मत होना। मैं ये सहन नहीं कर सकता कि कोई महिला मुझसे नाराज हो जाए। अभी अभिलाषा जी लड़ बिल्कुल भी नहीं। अभी अभिलाषा जी लड़ मरी थी कल परसों मेरे से। मैंने कहा जी मैडम जी मुझे तो बख्शो। सर मैं वृष और वृश्चिक में कंफ्यूज बोलने में कर देती हूँ, पर अब याद रखती हूँ। अभिलाषा जी अब तो खुश हो? यस सर, सॉरी नहीं मुझसे मत वो करा करो। सर, आपसे नहीं हुआ, आप तो उससे गुस्सा कोई है। बात नहीं, मैं ना 18 साल से शादीशुदा हूँ, तो रोज एक बार मैं भुगत लेता हूँ, तो इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। नहीं सर, आपकी आपकी कोई बात ही नहीं थी, वो सब बातें कुछ दूसरी थी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आप लोग नोट करिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि पाप ग्रह जो है वृष राशि में ही आए। जरूरी नहीं पाप ग्रह मेष राशि में आए, ये चीज नोट करके रखना। अगर मेष राशि में पाप ग्रह हो तो आपने क्या देखना है? कुल देवता, यानी कुल देवता आपसे नाराज हैं। और कुल देवता निकालने का तरीका अगर नहीं पता तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। आप अपनी कुंडली को खोलिएगा और D20 चार्ट में जाइए और वहां दूसरे भाव को देखिएगा। दूसरे भाव में जो ग्रह होगा, यहाँ ग्रह का मतलब है वो जो शक्ति है, उससे रिलेटेड देवता कुल देवता कहलाता है। अगर वहां ग्रह नहीं बैठा है तो वहां पर को जो भी राशि है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, जो स्वामी ग्रह है वो कुल देवता। सिंपल है। और जगदीश जी प्रश्न बोले इससे पहले मैं बता दूं, जगदीश जी आपके लिए, अगर आपकी कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली की विषांश कुंडली दिखा देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, उसे नहीं पता जी मेरी कुंडली कैसी है, जी मेरे पास तो कुंडली नहीं है, मेरे पास बनी हुई नहीं है, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे कुल देवता कौन है। बहुत सारे लोग हैं हम में से ऐसे हैं जो अक्सर नहीं पता उन्हें कि हमारे कुल देवता कुल देवी कौन है। तो पता करें, और कुल देवता निहायत आवश्यक है, ये समझिएगा। इनकी बहुत बहुत महत्ता है। कुल की रक्षा कुल देवता ही करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो कुछ पैसे निकाल करके अलग से रख देते हैं, और कुल देवता के सामने या कुल देवी के सामने दीपक जला करके मनोकामना जो है कहते हैं कि ये बहुत जल्दी बच्चा ठीक हो जाए। मेरे घर में ऐसा अक्सर होता था। मेरी दादी जो है ये अक्सर काम करती थी। इवन मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो जाए तो फट, तो ठीक बात है, कम पैसे रखती थी, कंजूस थी, पर बेचारी रख देती थी। तो कहती थी अब मैंने पैसे वार करके रख दिए हैं हमारे कुल देवी देवता के लिए, तो अब मामला बड़ी जल्दी मैनेज हो जाएगा, है। तो छोटी छोटी चीजों में, बातों में वो अक्सर पैसे निकाल के रख दिया करती थी अलग से, और मंदिर जो उसका बना हुआ था उसमें जा करके वो पूजा करती थी। और हमारे उस मंदिर में कुल देवी की हमारी फोटो लगी हुई है, तो वो ये बड़ी कुल देवता को हमारे यहाँ काफी मान्यता है। तो जिन लोगों को नहीं याद, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो बट गए और उनके पास बताने वाले पूर्वज भी नहीं रहे कि हमारे कौन से कुल देवी या कुल देवता थे, और उन परिवारों में ज्यादा बिखराव मिलेगा, उन परिवारों में एकता नहीं मिलेगी आपको। ये भी मैं एक बात बता दूं, जिन्हें नहीं मालूम कुल देवता कुल देवी का, उनके परिवारों में बिखराव मिलेगा, और आगे वंश परंपरा चलने में चलाने में उनको काफी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल अपनी कुंडली के G20 चार्ट में जाकर के सेकंड हाउस से देखें, और सामने वाला ऐसा व्यक्ति है, ये सामने वाले व्यक्ति का ही देखना है आपने, तो उसकी जो प्रश्न कुंडली आई है, आपने प्रश्न कुंडली से भी ये चीज जांच करें और उन्हें कहें फलाना शक्ति या फलानी देवी या देवता के पास या उनसे प्रार्थना करें, उनके नाम का दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करते हुए कुछ पैसे या रुपए या जो भी है आपकी इच्छा वो उनके सामने प्रकट करें, जिससे रोगी की रक्षा होती है। आपने प्रश्न कुंडली में ये तो समझ लिया भाई पाप ग्रह बैठा है तीसरे में, छठे में, 12वें में। अब हम समझ रहे हैं कौन है, कौन सा देवता है जो इस तरह से गड़बड़ी हो रही है। तो हम फर्स्ट मेष राशि, हमारा कुल देवता। सर अब बंद हो गए, आप बंद हो गए। सर जैसे हम लोग लेडीज हैं तो हमारे हस्बैंड के चार्ट से देखा जाएगा ना? हम सेम क्वेश्चन सर नो हस्बैंड से नो नो क्वेश्चन, अभी नहीं प्लीज, और मामला गोल गोल हो जाएगा। नहीं सर, हमारे हस्बैंड के चार्ट से देखा जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये चीज में एक चीज आप सबको लोगों को, महिलाओं को बुरी ना लगे, जब हम कहते हैं ना कन्यादान, ये कन्यादान नहीं, ये पितृदान है। कन्या की जब विवाह होता है तो पितृदान करके जाती है। जब वो पीछे चावलों को फेंकती है, हमें अपनी परंपराओं का पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या संबंध है। तो इसका मतलब है अब पितरों को पूजने का कार्य अब आप लोग संभालो, और पितृदान हो गए। जब वो अपने ससुराल में जाती है तो वहां पर, हमारे यहाँ पर देवता पूजने का नियम, और हर कोई, हर जाति, हर मजहब अपने पूजा पाठ, पूजा के स्थान पर नई दुल्हन को लेकर के जाता है। ये हर जगह रिवाज, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, वो अपनी जगह लेकर के, वो एक प्रकार से अपने ससुराल के पितृगणों को स्वीकार करने के लिए ही जाते हैं कि आज से तुम्हारे देवता मेरे देवता, तुम्हारे पितृ मेरे पितृ। तो वो जो पति के परिवार के जो पितृगण हैं वो महिला के पितृगण हो जाते हैं, वही उनका कुल देवता हो जाता है जो पति का कुल देवता होता है। तो उन्हें ही मान करके चलना चाहिए। अगर पति की कुंडली ना हो तो पत्नी अपनी कुंडली से भी देख सकती है, वो भी सटीक आएगा। देखिए ज्योतिष में कुछ चीजें बड़ी डिवाइन है, या सचमुच मुझे भी लॉजिक नहीं मिलता। मतलब एक चीज से दूसरी चीज इंटरकनेक्ट मिलती है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक इंटरकनेक्टेड चीजें हैं बहुत सारी। तो अगर वृष राशि हो तो पितृ दोषा, पितृ आपसे नाराज हैं। वृष राशि सेकंड हाउस में हो? नहीं, सेकंड हाउस से नहीं मतलब, वृष मतलब 2 नंबर की राशि में पाप ग्रह हो, राहु, मंगल या शनि, वो तीसरे, छठे, 12वें में हो और वहां पे राशि वृष हो, तो पितृ दोष, पितृ आपसे बहुत भयंकर रूप से नाराज है। तो ऐसे में तुरंत पितृ शांति। अब मान लीजिए अमावस्या नहीं आ रही तो क्या करें? एक सूखा नारियल सफेद वस्त्र में, करना क्या होता है, आप एक सफेद वस्त्र लीजिए और उसके कोने में कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए, उसमें कुछ सिक्के पैसे डालिए, चांदी का भी डाल सकते हो कोई सिक्का। और अब 3 कोने तो बच गए और एक कोने पे गांठ लग गई, उसमें जो सूखा नारियल लपेट करके रख दीजिए
और जो राहु की दिशा है यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण, किसी ऊंचे स्थान पर वो पितरों के नाम का दीपक जला करके पितरों से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सायंकाल के समय अपने पितरों को कहें कि हे पितृ देवताओं, हम पर कृपा करें, हमें प्रसन्नता दें और जो रोगी है उसकी रक्षा करें। आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए हमसे जो भी समय पर हो सकेगा, बन सकेगा, हम विधि विधान से उसका पूजन शांति करवाएंगे। रोटी आपो, चलो मिशन रोटी आपो, प्लीज चलो प्लीज। चलो। ध्यान इधर उधर। ठीक है भैया। अगर मिथुन राशि हो, अब ये पितृ दोष के ऊपर आपने मैंने कई वीडियो बनाए, कई क्लासेस में बोला है, तो अभी मैं पितृ दोष पर नहीं बोलूंगा। आप कहेंगे तो एक वीडियो बना करके डालूंगा, क्योंकि अब पितृपक्ष आने वाला है। वैसे अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे तो 3 या 4 साल पहले मैंने एक क्लास ली थी और उसमें राजेंद्र पासी जी भी थी, पासी मैडम जी उसमें थी, और वो स्पष्ट बोलती हुई नजर आ रही है। कितनी बार क्वेश्चन उठाए थे, उस सब रिकॉर्ड है पासी जी हमारे पास। तो पितृ देवताओं पर वो बोला गया लेक्चर है, करीब करीब 1 घंटे का, मेरी क्लास का है। तो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर पुराना वीडियो है। अगर आप में से देखना चाहे तो एस्ट्रो पाठशाला YouTube चैनल पर जाके वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं और वहाँ पितृ देवता का आप निकालेंगे, लास्ट में निकलेगा, तो वहाँ पर क्लास है। तो पितृ देवता का कंसेप्ट के बारे में उसमें रेमेडीज है, और पितृ देवता, पितृ कैसे कैसे नाराज होते हैं, पितृ दोष कैसे देखते हैं, उस सब उसमें बहुत ज्यादा डिटेल। हम साथ साथ हैं सर। जी जी जी, आपकी कृपा है हम पर और हम साथ साथ चलेंगे। ठीक है। मिथुन राशि में, वृष राशि हो गया पितृ दोष। अब जो है मिथुन राशि यदि हो तो शाकिनी, शाकिनी एक देवी होती है, शाक मैंने पत्ते, अक्सर ये गांव में बहुत पूजी जाती है। तो ऐसे में क्या करना है, किसी के साथ ऐसी हो तो किसी पवित्र पौधे को पूजा जाए। जैसे कोई घर पे आपने तुलसा लगा रखी है, कोई बेल लगा रखी है, कोई गमले में पौधा लगा रखा है, मनी प्लांट लगा रखा है, नीम का पेड़ है, बेल पत्र है, कुछ भी, केले का पेड़ है, उसके नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे शाकिनी देवी, आप हमारे पेशेंट की रक्षा करें। सर शाकुंभरी मैया तो नहीं? हाँ वही वही वही, बिल्कुल नितिन आप सही कह रहे हो, शाकंभरी देवी भी कहते हैं। ये अक्सर जंगलों में पूजी जाने वाली देवी हैं, जो लोग आदिवासी हैं या जंगलों में जो लोग रहते हैं। और वैसे इनका बहुत बड़ा मंदिर भी है, स्थान भी है शाकंभरी देवी का, और ऐसे ही वही शाकिनी देवी है। कर्क राशि, यदि कर्क राशि में पाप ग्रह हो तो क्षेत्रपाल देवता, जब हमारे हवन होता है तो क्षेत्रपाल के लिए अलग से पापड़ के अंदर काले काजल लगा करके, साबुत उड़द डाल करके, उससे तिलक कर करके सिंदूर से और उनके नाम से बलि दी जाती है क्षेत्रपाल के नाम से। हवन यज्ञ जो है ठीक ठाक चले उसके लिए क्षेत्रपाल देवता से भी इजाजत लेनी पड़ती है। क्षेत्रपाल देवता हमारे क्षेत्र की रक्षा करते, हमारे घर परिवार की है मैडम।
सर मुझे समझ गया है, क्षेत्रपाल। हाँ जी हाँ, क्षेत्र, क्षत्रिय से क्षेत्रपाल। ठीक है बस। क्षेत्र कहते हैं ना, ये मेरा क्षेत्र है। हाँ जी। हाँ, वो क्षेत्र। क्षेत्रपाल का मतलब क्षेत्र के देवता, उस जगह के देवता। आप एक प्रकार से ग्राम देवता समझो, उस स्थान के देवता। हाँ, जैसे हमारे गुड़गांव में है शीतला माता, ये हमारी नगर देवी। ग्राम देवता जो होते हैं उन्हें भी आप देव बोल सकते हो। जो भी हो वहां, इसे कुंडली से निकालने के उस चक्कर में मत रहना। पंचम हो, सिंह राशि हो, तो कुल देवी फर्स्ट कुल देवता था, पंचम कुल देवी है। कन्या राशि हो, अब ये ध्यान रखना, कुल देवता निकाल लिया तो कुल देवी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए वहां पर सूर्य आ गए, तो सूर्य से आपने निकाला भगवान राम को, तो कुल देवी हो गई माँ सीता। या वहां से चंद्रमा से आ गए भगवान श्री कृष्णा, तो रुक्मणी जो है वो आ गई अपने कुल देवी। अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी निकल आए तो वहां पे माँ लक्ष्मी हो गई कुल देवी। तो अभी जो आपको जिन देवताओं के मंदिर अवेलेबल है, जगहें अवेलेबल है, वो आप निकालने का प्रयास करें। या आपको अपने कुल देवता या कुल देवी के मामले में मालूम है तो आप परिवारजनों से बातचीत करें, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें और उसे नोट जरूर करें। और साल में, 2 साल में, 3 साल में जरूर उनके स्थान पे जाया करें। खास करके कुल देवता कुल देवी के स्थान पर जाएं। इसमें ये ना करें कि अब हम बहुत पढ़ लिख गए हैं और ये और वो। ये कुल देवता कुल देवी जो होते हैं, ये बुरे वक्त में बहुत बहुत इनकी कृपा प्राप्त होती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये योगिनी हो, नहीं सॉरी, कन्या राशि में योगिनी, योग से योगिनी है, वो महिलाएं जो योग करती हैं, माँ पार्वती की सेना में आती। ये बड़ी खतरनाक होती है युद्ध के क्षेत्र में। माँ पार्वती की सेना में 64 योगिनी। तो हर जब पाठ पूजा होता है, हवन होता है, तो 64 योगिनियों का पूजा होता है, उनको पूजा जाता है। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बिंदियां बनाई जाती है। बिंदी बिंदी लाल लाल रंग की आपने देखी होगी, एक ट्राइंगल की तरह ऐसे 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 बनाई जाती है। नीचे से बड़ा, ऊपर ऐसे, ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे 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 बनती जाती है, एक ट्राइंगल ऐसे बनता है। सप्तम यानी कि तुला राशि, तो जैसे योगिनी है वैसे यक्षिणी होती है, यक्ष की पत्नी यक्षिणी। अब ये बड़ा दुर्लभ सी चीज हो जाती है, भाई यक्षिणी को कहां से पकड़े, कैसे हम मान लें कि यक्षिणी यक्ष कैसे है कैसे नहीं। तो ऐसे में आप घर के आगे कोई पत्थर वगैरह मिल जाता है या वीरान जगह पे चले जाओ, वहां उनका पूजन करो और मीठे गुलगुले वगैरह जो चढ़ाने होते हैं इसमें। अगर वृश्चिक राशि हो तो नाग, अच्छा उसे ये ध्यान रखना चाहिए, नाग पंचमी वाले दिन नाग का पूजन जरूर करें। और उसका भाई जरूरी नहीं नाग नूग पकड़ के लाने के चक्कर में मत पड़ना। आटे का नाग बनता है, आटे के जैसे आटा गूंद लेते हैं फिर उसका नाग बनाया, तो दूध से जल से अभिषेक करके, दूध से अभिषेक करके, नियम तो है कि फिर बहते जल में प्रवाहित कर। सर हम चांदी के भी नाग भी करते हैं, चांदी
सर चांदी के भी नाग से भी कर सकते हैं उस दिन? बिल्कुल 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 बिल्कुल। छोटे छोटे जो आते हैं पेयर में। हाँ हाँ, देखो पॉकेट अलाउ करनी चाहिए, बेशक सोने का करो, पर किसी को बता देना वह गंगा जी में कि मैं सोने का कर रही हूँ, ताकि बेचारा निकाल ले, कोई फायदा हो जाए। सबसे बढ़िया है आटे के जो गुद्दा हुआ आटा होता है उसके बना करके नाग ऐसे उसका जलाभिषेक वगैरह दुग्धाभिषेक करके करना चाहिए। अब ये चीज ध्यान रखना, बीमार होता बंदा एट ए टाइम पे, सिचुएशन फंसती है एट ए टाइम पे, तो अगर आप देखते हैं कि ये फला राशि है तो उन्हें कहें कि घर पर बैठ के ही हाथ जोड़ें और उनसे कहें कि समय आने पर मैं आपके जो भी पूजन का विधान है मैं अवश्य ही करूंगा। पर ये ध्यान रखें, उन्हें समझा दें कि ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, मुंह से अगर बोल दिया तो करना पड़ेगा, कल को विपरीत परिस्थिति में फंस जाएगा तो ये चीज जो आप मान्यता भूल देते हो ना एक बार, तो उसे भाई जरूर पूरी करा करो, नहीं समस्या में फंस जाओगे बुरी तरीके से। इससे बेटर है तुम बोलो ही मत, बोल रहे हो तो जरूर पूरी करो। कई लोग है ना हवा में फेंकते रहते हैं ऐसे ही, भगवान कर दे इस बार तो एक डील फाइनल कर दे, बस डील फाइनल होते ही फिर तो देख के मामले में ये नहीं बताते क्या देख। और हमारे पास तो आते ही कोई क्लाइंट कहना जी हम आपको खुश कर देंगे ये काम हो गया, तो मैं समझ जाता हूँ एक नंबर का नकारा है, इसने कुछ नहीं करना, इसका खुश करने का मतलब 200-500 वो भी याद दिलाना पड़ेगा। कौन याद दिलाए? अगर धनु राशि हो तो यक्ष, और यक्ष का भी सेम प्रोसेस है। गुरुजी यक्षिणी वाला हैं? यक्ष यक्ष जैसे यक्षिणी थी वो यक्ष। अगर आप किसी देवी को भी मान लेंगे ना, हाँ तो सर बताया मेल वही पत्थर के ऊपर रख करके पूछ सकते हैं। यक्षिणी के मामले में कई जगह ऐसा भी विधान आता है कि चौराहे पर रख करके पत्थर रख करके पूछो, भाई कोई फायदा नहीं है, लोग पिटाई पुटाई कर देंगे, कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिकल चीज ठीक नहीं। ये यक्ष। मकर हो तो प्रेत। अब प्रेत पूजन कैसे करें, ये बड़ी भारी समस्या वाली बात है। सिर्फ आपने हाथ जोड़ करके बोलना है और फिर प्रेत की शांति, एक प्रेत स्रोत आता है, ये नारायण बलि में बोला जाता है, तो आप ये ब्राह्मण द्वारा करना, इसमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं भैया, ना कोई खुद ही प्रेत स्रोत और ये सब किताबों से देखना के बोलना शुरू कर दे और आप किसी प्रेत आत्मा को अट्रैक्ट कर लें। ये ध्यान रखना, ये अट्रैक्ट भी हो जाती है, तो इन चक्रों में नहीं पड़ना भाई। सिर्फ हाथ जोड़ के उस समय कहें कोई भी हमारे इर्द गिर्द अगर प्रेत आत्मा है और हमारे को एक ऐसी कोई समस्या आ रही है, आप शांत रहें, आपके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, आपकी शांति के लिए, आपकी मुक्ति के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा। तो ऐसे में नारायण बलि कराना भी बहुत उत्तम रहता है। अज्ञात प्रेत के नाम से, प्रेत योनि से उन्हें निकालने के लिए आप ये कार्य भी करवा सकते। कुंभ राशि, वो घड़े वाली राशि, उसमें सिंपल है, वरुण देवता, तो जल का पूजन कर सकते हो, कलश स्थापित करवा दो, उसमें जल हो, उसका पूजन करने से, जैसे ये तो घर में होता है तो आप डेली भी पूजन कर सकते हो। सर मकर का रह गया, मकर का मैंने अभी तो बताया आपको, ये प्रेत मकर का था, और हाँ प्रेत अभी तो बताया था कि भाई चक्रों में नहीं पड़ना, पंडित से किसी विद्वान व्यक्ति से ही करवाना है। मीन राशि, इष्ट देवता के कारण, इसका मतलब इष्ट देवता आपसे नाराज, इष्ट देवता निकालने का तरीका
मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। कुंभ का क्या लिखवाया था सर? कुंभ में वरुण, थैंक यू सर। ये पाप ग्रह है। तीसरे, छठे और 12वें में राहु, मंगल या शनि या कोई वक्री ग्रह यहाँ बैठा हो तो ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन जरूर पूछना है कि जी अब आपके अनुसार तो मैं फंस गया हूं या मेरा पारिवारिक व्यक्ति फंस गया बुरी तरीके से, अब हम करें तो करें क्या। तो अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो इन लोगों की शांति पहले करें। ऐसा नहीं कि मन आया और आपने बोल दिया महामृत्युंजय जाप करा लो या अमर संजीवनी करा लो या फलाना करवा लो, ये नहीं। सबसे पहले छोटे छोटे ये जो विधान है इन्हें करें। और डायरी में लिख लेना जो बोलो भाई कि नाग देवता का पूजन होगा या ये होगा, ये डायरी में लिख लेना, रिमाइंडर में डाल लेना। डिजिटल अगर आप हैं तो अपने रिमाइंडर में डाल लेना कि कब कैसे क्या होगा, तो जरूर करवा देना। कि ये चीजें ठीक होने पर नहीं कराओ तो बंदा फंस जाता और कहने वाला भी फंस जाता। दिक्कत ये अभी तो एक जना फंसा हुआ है और दोनों लोग फंस जाते हैं। और महिलाएं बेचारी अक्सर ज्यादा फंस जाती हैं क्योंकि वो बेचारी इमोशनल होती हैं, भावना में बह करके जल्दी जल्दी फटाफट वादा कर बैठती हैं और फिर पति उनकी सुनता नहीं है और वो बड़े बेचारे चक्कर में फंस जाती है। पति को बता करके पूरी जिम्मेवारी के साथ पति को साथ लेकर के, हाँ, जब जाकर के ये ऐसे कारनामे आपने करने हैं। और इष्ट देवता को तो आप लोगों को पता ही है भैया, इष्ट देवता का पूजन करें, इष्ट देवता का विधान करें, इष्ट देवता के मंत्र जाप करें, इष्ट देवता के मंत्र जाप करवा लें। अगर आपके पास समय का अभाव है, जैसे मान लीजिए किसी के इष्ट देवता सूर्य नारायण भगवान है, अब वो तो फंसा हुआ है बीमार के चक्कर में और आपने देखा कि पाप ग्रह मीन राशि में बैठा है, तो आप तुरंत सूर्य ग्रह के मंत्र जाप इत्यादि का प्रबंध करें, ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं, तो उससे जल्दी राहत मिलती है। गुरुजी सूर्य देवता कहाँ से आए? है जी? गुरुजी सूर्य देवता कहाँ से आए? नहीं आए कहीं से नहीं, मैंने बोला है कि अगर हो तो आए कहीं नहीं। अब ये हो गया, अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। ग्रेस कोण विधि। ग्रेस कोण यानी कि कुंडली में D3 चार्ट जो होता है, ये बीमारी पता लगाने का बहुत अचूक साधन है। इसको आप अपनी कुंडली में भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रश्ना में तो कर ही कर सकते हो, इसे आप जो प्राशरी सिस्टम है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेस कोण का मतलब है जो 0 से लेकर के 30 डिग्रियां होती हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ग्रेस कोण 0 से लेकर के 10, सेकंड 10 से लेकर के 20, थर्ड 20 से लेकर के 30। बहुत सिंपल है, आपने ये देखना है कि प्रश्न कुंडली में जो ग्रह बीमारी दे रहा है, जो ग्रह बीमारी दे रहा है उसकी कितनी डिग्री। अब मान लीजिए कोई ग्रह है वो 3 डिग्री का है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रेस कोण में, या ग्रह 12 डिग्री का है, इसका मतलब सेकंड ग्रेस कोण में, 24 डिग्री का है महाराज जी, D20 चार्ट नहीं, D3 ग्रेस काण, ग्रेस काण। तो सिंपल है, अभी आप लोगों ने वो बनाई है। प्रदीप जी एक बार थोड़ा देखना कि जैसे कि मैं इनके लिए समझाने के लिए कौन सा ग्रह किस ग्रेस कोण में पड़ रहा है वो मैं आपको समझा दूं। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखिए, सूर्य की कितनी डिग्रियां हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य 25 डिग्री का है। सूर्य 25 डिग्री का है, तो ये 20 से 30 वाले में है, तो तीसरा ग्रेस कोण है जी।
अब इसने दृष्टिकोण को 3 पार्ट्स में पूरी बॉडी को बांटना है। फर्स्ट ये वाला गर्दन तक का, सिर से लेकर के गर्दन तक, ये फर्स्ट दृष्टिकोण है। बॉडी का सिर से लेकर के गर्दन तक फर्स्ट दृष्टिकोण। जी सर। ठीक है, गर्दन से लेकर के पेट के नीचे हिस्से तक, नाभि से नीचे तक सेकंड दृष्टिकोण, और सेकंड मतलब जो है नाभि से नीचे से लेकर के आपके पांव तक तीसरा दृष्टिकोण। तो आपने अपने शरीर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान रहे, ये अपनी कुंडली में भी लगा के देखना है। इट्स अ ग्रेट टेक्निक, इट्स अ ग्रेट टेक्निक। किस दृष्टिकोण में फॉल कर रहा है, ग्रह जिस दृष्टिकोण में फॉल करेगा उसी हिस्से में प्रॉब्लम करेगा, वहां पे उसकी प्रॉब्लम होगी। अब इसमें देखिए बीमारी कौन लेकर के आ रहा है। बीमारी लेकर के आता है छठा भाव, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध तो छठे भाव का स्वामी सूर्य है प्रदीप जी, छठा भाव सूर्य, उसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य 25 डिग्री का है। तो बीमारी कहाँ से रिलेटेड है, नाभि के नीचे से भाग के तीसरे दृष्टिकोण में फॉल कर रहा है। नाभि से नीचे लेकर के पांव तक समस्या पैदा कर रहा है। ये सूर्य बैठा कहाँ पर है, सूर्य बैठा है पंचम भाव में सर। पंचम भाव में, यानी कर्क राशि में। यस सर। अब कर्क राशि किसको रिप्रेजेंट करती है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपने बीमारियों की टेक्निक मैं बता देता हूं, बीमारी की टेक्निक को समझ लीजिए। काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए। कर्क राशि का मतलब चौथा भाव। चौथे भाव में कौन सा पित्त दोष है कि कफ दोष है या वात दोष है। तो चौथे भाव में ये जल तत्व है, यहाँ पर चौथे भाव में, चौथे भाव में जल तत्व है, कफ दोष है। तो कफ दोष से होने वाला विकार। अच्छा, तीसरे दृष्टिकोण में ये जननांग भी, प्राइवेट पार्ट्स भी सब इसी में आते हैं। जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना या अदर्स इन्फेक्शंस हो जाना, ये सब थर्ड दृष्टिकोण में दिखाता है। तो यहाँ पर सूर्य तीसरे मतलब कर्क राशि में है और तीसरे दृष्टिकोण में फॉल कर रहा है। कर्क यानी कफ संबंधी विकार, कफ के कारण शरीर के निचले भाग में दिक्कत पैदा हो रही है। कफ का मतलब जल तत्व है। यस सर। अब यानी ये यूरिन से रिलेटेड दिक्कत करती है। अच्छा, पहले आप देखिए, इंटरलिंक करिए। जब हम सप्तम भाव से देख रहे थे, हम कह रहे थे शुक्र ग्रह नीच राशि में है। गुर्दा, जब मैंने कहा था यूरिन से यूरिन इन्फेक्शन, अब छठा भाव वही चीज को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कफ जल। क्या इस व्यक्ति को असाध्य रोग है? तो अष्टम भाव देखिए, असाध्य रोग अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो कौन सी राशि फॉल कर रही है वहां? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र, और शुक्र अपने से 12वें जाकर के नीचे हो गए। देखिए फिर आ गया शुक्र, अष्टमेश शुक्र है और वो सप्तम में बैठा है। वो भी वही बात दिखा रहा है कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी सिस्टम, प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीजें, क्योंकि चंद्रमा भी जल है, शुक्र भी जल है,
और ये असाध्य रोग है। असाध्य इसलिए कि 8th हाउस से संबंधित कर लिया। यस यस यस, ये 8 से आ रहा है। और वैसे ही बृहस्पति आ रहा है, मैंने बताया था बृहस्पति और शुक्र के लगन आए तो बड़ा प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है। तो यानी कि यहाँ पर असाध्य रोग वाली एक कुंडली निकल करके आई है। उसको वृष राशि में जो निकल करके आया है, उनके पितृगण उनके नाराज हैं, उन्हें पितरों की भी शांति करनी चाहिए, करवानी चाहिए। हाँ बेटा, क्या देख रहे हैं? तभी पूरी कर दे। 10:30 बज गए। गुरुजी, छठे में मंगल भी आ रहा है। हाँ, अपनी अपनी कुंडली में दृष्टि कोण की टेक्निक लगा के देखिएगा, फिर आगे अगले क्लास में हम जो है बढ़ेंगे। अभी रोग के ऊपर खत्म नहीं हुई है, रोग पर अभी चर्चा होगी। आपका होमवर्क है कि आप राशि और शरीर के अंगों को लिखिए। जैसे मेष राशि सिर को दिखाती है, ऐसे ये जो राशियां बटी हुई है, छाती जो है कर्क राशि दिखाती है, सिंह जो है पेट को दिखा रहा है ना। ये सारा आप नोट कीजिएगा। आपको पहले भी करा रखा है, नहीं तो गूगल से आप कर सकते हैं ये कार्य, पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। वही चीजें पर होमवर्क करके आइए, ताकि फिर हम रोग और रोग से संबंधित टेक्निक को लिखें, फिर हम प्रश्न करेंगे। हाँ प्रताप जी, कोई बात है? जी सर, इसमें जैसे 3, 6 और 12 तीनों में पाप ग्रह, तो तीनों का उपाय करना होगा। अगर तीनों में आ जाए तो करना हो। हाँ, इसमें जैसे इस कुंडली में तीनों में है। अच्छा, मंगल छठे में आ गया है, ठीक हाँ। है। और 12वें में बकरी आ गया। बकरी। जी जी जी, बिल्कुल तीनों करने पड़ेंगे। और वैसे भी पर्सन कुंडली बड़ी टिपिकल आई है, मतलब चांस कमजोर नजर आ रहे हैं। गुरुजी, अक्टूबर की 15 तारीख सब बकरी आएंगे गुरु, तो जब भी आप प्रश्न लगाएंगे अक्टूबर तक सब बकरी होगा। तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, प्रश्न का उत्तर बकरी के टाइम पे नहीं देना चाहिए, ये मैंने सुना सीखा है। सर ये विषांश कुंडली क्या होती है? इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका कोई खास आदमी इस समय हॉस्पिटल में हो या असाध्य रोग से पीड़ित हो, ताकि हम उसका देख पाते। हाँ, कौन अभी क्या बोल रहा था? सर मैं बोल रहा था विषांश कुंडली, आपने कहा था प्रश्न कुंडली के साथ जिसकी नहीं है वो विषांश कुंडली देखे। प्रश्न कुंडली में वैसे ही चार्ट के अंदर है ना 16 कुंडलियां, 16 वर्ग की कुंडलियां निकल करके आती है जगदीश जी। उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो विषांश कुंडली भी साथ में आएगी। तो जिस व्यक्ति की सामने वाले की अगर विषांश कुंडली नहीं है, जैसे मान लीजिए आप है, आपकी कुंडली नहीं है, तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम क्या कहेंगे, तो आप प्रश्न कुंडली की T20 चार्ट का ही सेकंड हाउस से कुल देवता निकालते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ये आज काफी अच्छा समय रहा, और रोग के बारे में अभी क्लासेस चलेंगी तो फिर हम करेंगे।